नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर राज क्लासेस में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, डॉक्टर राज क्लासेस जहां एक तरफ आपको विभिन्न विषयों से संबंधित जानकारियां प्रदान करेगा, वहीं उच्च शिक्षा के क्षेत्र में हो रहे निरंतर जो बदलाव है उनकी भी जानकारियां आपको अपनी वीडियो में देता रहेगा। लिहाजा आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। लिहाजा वक्त को ज़्यादा जाया ना करते हुए हम अपने मुख्य पॉइंट पर आते हैं, यानी इतिहास की कड़ी को हम आगे बढ़ाते हैं। तो हम पिछली वीडियो में थे, मगध साम्राज्य के विभिन्न राजवंशों की जानकारी के बारे में हम पढ़ रहे थे, यानी कि मगध का जब अभ्युदय हुआ तो इस पे विभिन्न राजवंशों ने अपना शासन किया, जैसे हर्यक वंश है, शिशुनाग वंश है, नंद वंश है और उसके बाद मौर्य वंश है। तो आपको एक बार फिर से पीछे की ओर ले चलते हैं। जैसे कि आप देखिएगा, हर्यक वंश में बिंबिसार, अजातशत्रु, दर्शक या उभयभद्र, उसके बाद अनिरुद्ध, मुंड और नागदशक, इसका अंतिम सम्राट जो था वो हुआ। तत्पश्चात शिशुनाग वंश की स्थापना हुई। शिशुनाग वंश की स्थापना शिशुनाग ने की और इसके बाद इसका पुत्र कालाशोक के बाद उसके 10 पुत्रों ने गद्दी संभाली, जिसमें सबसे अंतिम सम्राट नंदीवर्धन था। इसके बाद नंदीवर्धन के बाद में नंद साम्राज्य की स्थापना शुरू होती है, यानी नंद वंश की स्थापना शुरू होती है। नंद वंश की स्थापना जो है वो महापद्म नंद ने की थी। वो महापद्म नंद साम्राज्य का, नंद वंश का प्रथम शासक था और धनानंद जो था वो अंतिम शासक था। इसी धनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से पदच्युत किया और एक नए वंश की स्थापना की, जिसे हम मौर्य वंश के नाम से जानते हैं। तो मौर्य वंश जो है वो मगध साम्राज्य में बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको मौर्य साम्राज्य से संबंधित बहुत सारे प्रश्न बार बार परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, चाहे आपके यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस के एग्ज़ाम्स हो, तो वहाँ आपको मौर्य साम्राज्य से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न मिलेंगे। लिहाजा आपको मौर्य साम्राज्य बहुत ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि एक से एक वीर और प्रतापी सम्राट जो हैं वो आपको मौर्य साम्राज्य में उनकी जीवनी, उनकी उपलब्धियों के बारे में पढ़ने को मिलेगा। मौर्य साम्राज्य में जो सबसे ज़्यादा प्रश्न जो है या जो उत्सुकता पैदा करते हैं, वैसे प्रश्न जो है कि मौर्य साम्राज्य का इतना महत्व क्यों है, ये पहला प्रश्न है कि मौर्य साम्राज्य भारतीय इतिहास में इतना महत्व क्यों रखता है। दूसरा प्रश्न है कि मौर्य साम्राज्य की जानकारी के विभिन्न स्रोत कौन कौन से हैं। विभिन्न स्रोतों में जैसे साहित्यिक स्रोत कौन से हैं, पुरातात्विक स्रोत कौन से हैं, या विदेशी यात्रियों के वृत्तांत कौन से हैं और उन्होंने क्या बताया है मौर्य साम्राज्य के बारे में। और तीसरा जो प्रश्न है मुख्य रूप से उभर कर सामने आता है वह है कि मौर्यों का इतिहास क्या है, यानी मौर्य कहाँ से आए थे और किस प्रकार इन्हें मगध की गद्दी मिली। तत्पश्चात हम मौर्य साम्राज्य के प्रथम शासक चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो आइए, जो सबसे पहला प्रश्न है कि मौर्य साम्राज्य का भारतीय इतिहास में इतना महत्व क्यों है, इसके ऊपर पॉइंट्स वाइज नज़र डाल लेते हैं। देखिए, विभिन्न इतिहासकारों ने मौर्य साम्राज्य की भूरी प्रशंसा की है। उन्होंने मौर्य साम्राज्य की बहुत ज़्यादा प्रशंसा की है, जिसमें हम वी.ए. स्मिथ का नाम ले सकते हैं। वी.ए. स्मिथ एक बहुत ही प्रसिद्ध इतिहासकार हैं और वो कहते हैं कि मौर्य साम्राज्य का अभ्युदय हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। तिथि क्रम करीब करीब निश्चित हो जाता है। इतिहास की सुदृढ़ धरा पर सांस्कृतिक एकता जो है वो कायम हो जाती है। इसी प्रकार से अन्य इतिहासकार भी मौर्य साम्राज्य के अभ्युदय को, या हम कह सकते हैं कि मगध साम्राज्य के अभ्युदय को ही मतलब इतना ज़्यादा प्रभावी मानते हैं और उसकी प्रशंसा करते हैं। इनकी प्रशंसा के जो मुख्य कारण हैं वो आप इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे कि मैंने पॉइंट्स में भी यहाँ बता दिया है। सबसे पहला पॉइंट्स जो है वो है तिथि का निर्धारण। मौर्य साम्राज्य से पहले जितनी भी ऐतिहासिक घटनाएं घटी उनका निश्चित कोई तिथि क्रम नहीं है। अलग अलग इतिहासकार उनका अलग अलग काल बताते हैं, तो इस तरह से कोई निश्चित उनकी तिथि नहीं है। लेकिन मौर्य साम्राज्य का अभ्युदय जब होता है उस समय से बिल्कुल
ऐसा कालक्रम निर्धारित होता है जो कि साल दर साल वहाँ से इतिहास हमें सुचारू रूप से मिलना शुरू हो जाता है। उसके पहले के जो इतिहास है वो या तो साहित्यिक स्रोतों पर है जिसमें कि बहुत ज़्यादा मिलावट की आशंका है, या पुरातात्विक स्रोतों पर आधारित है, कुछ लिखित विवरण उपलब्ध नहीं है। लेकिन मौर्य साम्राज्य से हम इतिहास का लिखित विवरण प्राप्त करने लग जाते हैं। बहुत सारे ऐसे ग्रंथ हैं जो कि हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में बताते हैं। तो तिथि का सही निर्धारण जो है वो मौर्य साम्राज्य के अभ्युदय से होता है। आगे चलते हैं, राजनीतिक एकता का अभ्युदय। उत्तर वैदिक काल में आपको याद रखना पड़ेगा कि उत्तर वैदिक काल में लगभग 16 महाजनपदों का उदय हुआ था। तो ये जो महाजनपद थे, ये जो 16 बड़े बड़े राज्य थे, इनमें अपने साम्राज्य विस्तार के लिए लगातार संघर्ष होता रहता था। तो इस तरह से कोई भी एक ऐसी केंद्रीय सत्ता नहीं थी, कोई भी ऐसा एक शक्तिशाली साम्राज्य नहीं था जो कि पूरे के पूरे भारत को या भारत के बाहर भी एकता के सूत्र में राज्यों को बांध सके। ऐसी स्थिति में पहली बार चंद्रगुप्त मौर्य ने पूरे उत्तरी भारत को, यहाँ तक कि पश्चिमोत्तर भारत को भी एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास किया। हालांकि राजनीतिक एकता जो कायम हो रही थी, यह कार्य तो हर्यकवंशी जो राजा हैं, जैसे कि आपका बिंबिसार हो गए, अजातशत्रु हो गए, या शिशुनाग वंश के शिशुनाग हो गए, है ना, या नंद जो थे वो भी, उन्होंने भी राजनीतिक एकता को कायम करने का भरपूर प्रयास किया। और वहीं से मतलब मगध के अभ्युदय से ही राजनीतिक एकता कायम होनी प्रारंभ हो गई, क्योंकि मगध सबसे ज़्यादा शक्तिशाली राज्य के रूप में उभर करके सामने आया था। चंद्रगुप्त मौर्य और उनके आगे के उत्तराधिकारी जो भी हैं, उनके शासनकाल में ये सारी चीज़ों ने, मतलब कि राजनीतिक एकता ने पूर्णता प्राप्त कर ली। तो हम कह सकते हैं इस प्रकार से कि एक तरफ मौर्य साम्राज्य का अभ्युदय जहाँ तिथि का निर्धारण करता है, वहीं पूरे भारत को एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास भी करता है। सुसंगठित शासन व्यवस्था एवं प्रशासन का उदय, इसको आप तीसरे पॉइंट्स के रूप में लिख सकते हैं कि जब एक विशाल साम्राज्य की स्थापना हो गई तो इस विशाल साम्राज्य में शांति व्यवस्था कैसे कायम की जाए, प्रशासनिक कार्य कैसे हो, किस प्रकार से मंत्री परिषद का गठन हो, राज्य की आमदनी कहाँ से हो, प्रजा के लिए किस प्रकार के कार्य किए जाए। मतलब पहली बार प्राचीन भारत में एक सुसंगठित शासन व्यवस्था एवं प्रशासन का उदय जो है वो हम मौर्य साम्राज्य से पाते हैं। पहली बार मंत्री परिषद जो है वो पाए गए बने। इसके पहले भी मंत्री परिषद थे, लेकिन मुख्य रूप से हम ये कह सकते हैं कि मौर्य साम्राज्य में जिस प्रकार की शासन प्रणाली का प्रारंभ हुआ, वही शासन प्रणाली कमोवेश कम फेरबदल के साथ वो आज भी चलती आ रही है। तो पहली दफ़ा मौर्य साम्राज्य ने ही एक सुसंगठित शासन व्यवस्था एवं प्रशासन जनता को दिया। वैदेशिक नीति का आरंभ, देखिए पहली बार चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में मेगास्थनीज जो है वो भारत आया। आगे के शासकों के शासनकाल में फाहियान है, वेनसांग हैं और बहुत सारे यूनानी जो लेखक हैं वो भारत आए। मौर्य साम्राज्य के शासनकाल में ही विदेशों के साथ में मित्रता संबंध स्थापित हुआ। सेल्यूकस की पुत्री से चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह हुआ। तो इस तरह से हम देखते हैं कि पहली दफ़ा भारत का प्रसार जो है वो दूर दूर के देशों तक होने लगा। यूनान तक हमारा जो भारतीय प्रसार है वो पहुंच गया, यानी भारत के बाहर भी वैदेशिक नीति, मित्रता का संबंध स्थापित हुआ, संधि संबंध स्थापित हुआ, वैवाहिक संबंध स्थापित हुए। इसके कई एक उदाहरण हमें प्राचीन भारतीय इतिहास में देखने को मिलते हैं। तो पहली दफ़ा मौर्य साम्राज्य ने वैदेशिक नीति का प्रारंभ किया। उसके बाद देखते हैं बौद्ध धर्म का विश्व में प्रचार प्रसार। जिस समय में मगध का अभ्युदय हुआ उसी समय में बौद्ध धर्म का भी अवतरण भारत भूमि में हुआ। तो जितने भी मगध के शासक थे उन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, स्पेशली जो है आपके अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए व्यापक प्रबंध किए। तिब्बत, वर्मा के अलावा जापान भी, चाइना भी लोग गए और उन्होंने बौद्ध धर्म को, जो कि भारतीय धर्म था, इस धर्म को विश्वविख्यात बना दिया। तो ये श्रेय भी मौर्य साम्राज्य को ही दिया जाता है। आगे चलते हैं, सांस्कृतिक एकता की स्थापना, यानी कि भारतीय कला जो है वो विदेशों में भी फैली, भारतीय साहित्य जो है वो विदेशों तक फैला और विदेशी साहित्य का सामंजस्य जो है वो भारतीय
परिवेश में हुआ। तो इस तरह से हम देखते हैं कि भारतीय कला, भारतीय साहित्य जो है उसने पूरे विश्व में एक सांस्कृतिक एकता को कायम करने का प्रयास किया। तो ये 5 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं कि मगध साम्राज्य में मौर्यों का जो अभ्युदय है वो इतना ज़्यादा महत्व क्यों रखता है। तो उसके लिए सबसे पहले है आपका तिथि का निर्धारण, दूसरा है राजनीतिक एकता, तीसरा है सांस्कृतिक एकता, चौथा है आपका विदेशों के साथ वैदेशिक संबंध, और पांचवा है बौद्ध धर्म का विश्व में प्रचार प्रसार। ये 5 पॉइंट्स आप याद रख लेंगे तो इस प्रश्न का उत्तर आप कहीं भी आसानी से लिख सकते हैं या आप किसी को भी बता सकते हैं। अगला पॉइंट्स जो है वो है कि मौर्यों का जो शासन था या मौर्यों के संबंध में हमारी जानकारी किन स्रोतों पर आधारित है। ये दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आइए इस पर भी एक नज़र हम डालते हैं और देखते हैं। मौर्य वंश मगध का सबसे शक्तिशाली वंश सिद्ध हुआ और इतिहास में इसका बहुत ही ज़्यादा महत्व है। तो इसकी जानकारी हमें जो साहित्यिक स्रोतों से प्राप्त होती है, ये साहित्यिक स्रोत जो हैं वो इस प्रकार थे। सबसे पहले हमें मौर्यों के बारे में जो पता चलता है उस पुस्तक का नाम है कौटिल्य का अर्थशास्त्र। कौटिल्य का अर्थशास्त्र में 15 प्रकरण और 180 अधिकरण हैं, ये आपको याद रखना होगा। यानी 15 प्रकरण और 180 अधिकरण हैं, ठीक है। और कौटिल्य जो है वो अपने अर्थशास्त्र में यानी कि अपनी पुस्तक में मौर्य साम्राज्य के प्रशासन संबंधी सभी प्रकार के विषयों को उन्होंने समाहित किया है। जैसे कि राज्य व्यवस्था क्या होगी, राज्य की कर नीति क्या होगी, आय व्यय के स्रोत क्या होंगे, सैनिक संसाधन किस प्रकार के होंगे, किस प्रकार से राजा के अधिकार और कर्तव्य होंगे, प्रजा के अधिकार और कर्तव्य किस प्रकार के होंगे। मतलब सारी की सारी प्रशासनिक व्यवस्था का उल्लेख हम कौटिल्य के अर्थशास्त्र में पाते हैं। दूसरी जो सबसे प्रमुख पुस्तक है वह है विशाखदत्त का मुद्रा राक्षस, जिसके द्वारा हमें मौर्यों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। विशाखदत्त का मुद्रा राक्षस जो है वह यह बताता है कि किस प्रकार कौटिल्य और चंद्रगुप्त मौर्य ने मिल करके नंदों का विनाश किया था। आगे जब मैं आप नेक्स्ट टॉपिक में आपको बताऊंगी कि मौर्यों की उत्पत्ति यानी उनका इतिहास क्या है, तब इसको और भी डिटेल में मैं आपको बताऊंगी कि किस प्रकार से चंद्रगुप्त मौर्य ने कौटिल्य की सहायता से नंदों का विनाश किया, और इसकी जानकारी हमें विशाखदत्त के मुद्रा राक्षस से प्राप्त होती है। तीसरा जो है वो है पुराण, जैसे कि विष्णु पुराण। विष्णु पुराण से भी हमें मौर्य वंश के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। विष्णु पुराण के टीकाकार विष्णुगुप्त का मानना है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो नंद राजा की पत्नी मूरा का पुत्र था। तो मूरा से वो मौर्य की उत्पत्ति बताते हैं और यह मानते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो नंद वंश का ही अगला वंशज था। तो ये जो है वो पुराणों से हमें इसकी जानकारी मिलती है। अलग अलग साहित्य जो हैं वो अलग अलग प्रकार से मौर्य वंश के बारे में हमें जानकारी देते हैं। ये अलग बिल्कुल टॉपिक हो जाएगा, आगे चलते हैं। इसके अलावा आप देखिएगा कि पाणिनि की अष्टाध्यायी या पतंजलि का महाभाष्य, इसमें भी हम मौर्य साम्राज्य जो है और मौर्य सम्राटों के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करते हैं। सोमदेव का कथा साहित्य सागर, क्षेमेंद्र की बृहत कथा मंजरी, है ना। बौद्ध साहित्य में दीपवंश, महावंश, दिव्यावदान, अशोकावदान, ये सारे ग्रंथ जो हैं वो बौद्ध ग्रंथ में वो मौर्य साम्राज्य के प्रतिभाशाली शासक या सबसे महान सम्राट अशोक के बारे में और उनकी संपूर्ण जीवनी के बारे में बताते हैं। वहीं बौद्ध साहित्य में आप देखिएगा मंजूश्री मूलकल्प जो है वो प्राक इतिहास से लेकर के हर्षवर्धन के शासनकाल तक की समस्त जानकारियां लोगों को देने का प्रयास करता है, ठीक है। मिलिंद पन्हों में भी अशोक के विजयों का उल्लेख किया गया है। जैन साहित्य में परिशिष्ट पर्व है, कल्पसूत्र है, भद्रबाहु चरित है, ये सारे जो ग्रंथ हैं वो भी मौर्यों के बारे में, उनकी राजनीतिक स्थिति के बारे में, उनकी सामाजिक स्थिति के बारे में, उनकी धार्मिक स्थिति के बारे में, उनकी विजयों के बारे में, उनकी उपलब्धियों के बारे में, मौर्य वंश के सभी सम्राटों की जीवनी के बारे में एक मतलब अच्छा सोर्स है, उनको बताने का एक अच्छा सोर्स है, जिनको पढ़ करके हम मौर्य साम्राज्य की संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा तमिल में भी बहुत सारे साहित्य की रचना हुई, विशेष करके मुलनार और परनार जैसे लेखकों ने तमिल में संपूर्ण मौर्य साम्राज्य को लिखने का प्रयास किया और लिखा है, जो कि हमारे पास में एक महत्वपूर्ण साहित्यिक सामग्री है। देखिए, दो चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी कि किसी भी इतिहास की जानकारी के 3 प्रमुख स्रोत होते हैं। साहित्यिक स्रोत होंगे,
पुरातात्विक स्रोत होंगे और विदेशी यात्रियों के वृत्तांत होंगे। तो आप किसी भी वंश को पढ़ते हैं उसके लिए, उसकी जानकारी के लिए इतिहासकार जो हैं या लेखक जो हैं वो इन्हीं स्रोतों का सहारा लेते हैं। तो आप जब पिछली वीडियो में देखिएगा कि भारतीय इतिहास की जानकारी के साहित्यिक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत, तो उसमें भी इन सारी बातों का जिक्र है। तो वहाँ डिटेल्स में है कि किन पुस्तकों से किस युग की जानकारी मिलती है, किस साम्राज्य की जानकारी मिलती है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो साहित्यिक स्रोतों के अंतर्गत आ जाती हैं। दूसरा सोर्स जो है वो है आपका पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत जो है वो हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि साहित्यिक स्रोतों में बहुत दफ़ा मिलावट की गुंजाइश रहती है। ऐसी स्थिति में पूरी तरह से उन पर यकीन नहीं किया जा सकता है, उसमें बहुत सारी कपोल कल्पना भी सम्मिलित होती है। तो पुरातात्विक स्रोतों का सहारा भी इतिहासकार लेते हैं मौर्य साम्राज्य की जानकारी प्राप्त करने के लिए। तो सबसे महत्वपूर्ण जो पुरातात्विक सामग्री है वो तो स्वयं अशोक के अभिलेख है। अशोक के दुनिया भर के अभिलेख है, मतलब काफ़ी मात्रा में, बड़ी संख्या में अभिलेख हैं जो कि जहाँ तहाँ पाए जाते हैं। तो इन अभिलेखों के द्वारा, अशोक के अभिलेखों के द्वारा हमें मौर्य साम्राज्य की जानकारी प्राप्त होती है। इसके अलावा शक शासक रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से भी हमें मौर्यों के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है। इन पुरातात्विक स्रोतों के अलावा बहुत बड़ी मात्रा में आहत सिक्के, मौर्यकालीन आहत सिक्के मिले हैं जो कि हमें उस काल की जानकारी प्रदान करते हैं। आहत सिक्कों का पाया जाना यह भी बताता है कि किस प्रकार से मौर्य साम्राज्य की जो आर्थिक स्थिति थी वह काफ़ी समृद्ध थी। मौर्य साम्राज्य जो है उसे वास्तव में हम प्राचीन काल में स्वर्ण युग मान सकते हैं, और उसने अपनी जनता की भलाई के लिए हर प्रकार के कार्य किए। तो ये सारी चीज़ें हैं पुरातात्विक सामग्री में, आपका सारा का सारा आ जाएगा। बहुत सारी मूर्तियां भी हैं, कलाकृतियां भी हैं मौर्य युग की, जो कि आपको उस काल की जानकारी प्रदान करेंगी। तो ये सारा आपका क्लियर हो गया कि कौन से साहित्यिक स्रोत है और कौन से पुरातात्विक स्रोत है जिनसे कि हमें मौर्य साम्राज्य की जानकारी मिलती है। अब एक जो है वो बच जाता है आपका विदेशी यात्रियों का वृत्तांत। देखिए, विदेशी यात्रियों का आवागमन जो है वो मौर्य काल से प्रारंभ हो जाता है। इसी क्रम में सबसे पहले हम जैसे सेल्यूकस का आगमन होता है, और उसके साथ उसका राजदूत जो है वो मेगास्थनीज, जो कि प्रतिनिधि था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस का। तो उसने जो पुस्तक लिखी इंडिका में भारत के संबंध में काफ़ी विस्तार से वर्णन मिलता है। मेगास्थनीज की इंडिका में हम जहाँ चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य का उल्लेख पाते हैं, उसकी विभिन्न प्रकार की शासन व्यवस्था का उल्लेख पाते हैं, उसकी शासन प्रणाली का, प्रशासन का हम उल्लेख पाते हैं। वहीं मेगास्थनीज की इंडिका जो है वह भारत के भौगोलिक क्षेत्र के बारे में, इसके राजनीतिक क्षेत्र के बारे में, इसके धार्मिक और आर्थिक क्षेत्र के बारे में भी हमें जानकारी प्रदान करती है। साथ ही साथ जो दूसरा यूनानी लेखक जो था डायोडोरस, वो भी मौर्य काल में भारत आया था और उसने भी भारत के बारे में काफ़ी कुछ लिखा है। हालांकि दुर्भाग्य यह है कि ना ही मेगास्थनीज की इंडिका और ना ही डायोडोरस की पुस्तक, ये दोनों ही पुस्तकें आज के डेट में पूरी तरह से उपलब्ध नहीं है, यानी इनका जो विवरण है वो हमारे पास में पूरी तरह से मौजूद नहीं है। इसके बाद आप जैसे आगे चलेंगे तो देखेंगे कि चीनी यात्री फाहियान और वेनसांग भी भारत आए और उन्होंने भारतीय इतिहास को लिखने का प्रयास किया। इसके अलावा तिब्बती यात्री तारानाथ जो हैं वो भी भारत आए और उन्होंने भारत के बारे में काफ़ी कुछ लिखने का प्रयास किया है। तो जब भी कोई इतिहास लिखा जाता है तो ऐसी स्थिति में जहाँ इतिहासकार हैं या जो लेखक हैं वो पुरातात्विक स्रोतों का तो सहारा लेते ही हैं, साथ ही साथ वो साहित्यिक स्रोतों का भी सहारा लेते हैं, और साथ ही साथ वो विदेशी यात्रियों के वृत्तांत का भी सहारा लेते हैं। तो इन सारी चीज़ों से हमें मौर्य वंश की सटीक जानकारी प्राप्त होती है। अब तीसरा जो महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि मौर्यों की उत्पत्ति कैसे हुई। देखिए, मौर्यों की उत्पत्ति कैसे हुई, ये जो ऐसा क्वेश्चन है जिस पर फोकस करना आपको बहुत ज़रूरी है। जब तक आप ये नहीं जानेंगे तब तक आपको इतिहास की सही समझ नहीं मिल सकती है। तो अलग अलग इतिहासकार जो हैं वो, अलग अलग लेखक जो हैं वो मौर्यों की उत्पत्ति अलग अलग प्रकार से बताते हैं।
तो ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है कि किस प्रकार से नंद वंश का विनाश हुआ, नंद वंश का विनाश किसने किया, वो किस कुल या जाति का था, और विभिन्न साहित्यिक स्रोत उसे किस कुल का या किस जाति का बताते हैं। तो चलिए एक बार देखते हैं ये भी कि मौर्य जो हैं उनका इतिहास क्या था, वो कहाँ से आए थे और किस प्रकार उन्होंने एक शक्तिशाली साम्राज्य की स्थापना की। मौर्यों के कुल या उनकी उत्पत्ति से संबंधित बहुत सारी विचारधाराएं जो हैं वो प्रचलित हैं। जैसे कि मुख्य रूप से दो प्रकार की जो विचारधाराएं हैं, जैसे ब्राह्मण साहित्य उन्हें शूद्र मानता है या निम्न कुल में उत्पन्न बताता है, मौर्यों को निम्न कुल में उत्पन्न बताता है। वहीं बौद्ध साहित्य या जैन साहित्य उन्हें क्षत्रिय बताते हैं। इसके लिए बहुत सारे वो तर्क भी देते हैं। तो मुख्य रूप से आइए देख लेते हैं कि कौन सा साहित्य मौर्यों को किस कुल का बताता है और उनका इतिहास क्या बताता है। जैसे कि सबसे पहले हम देखते हैं ब्राह्मण साहित्य। ब्राह्मण साहित्य में आपका विष्णु पुराण जो है, इसके जो लेखक हैं वो चंद्रगुप्त मौर्य को नंद राजा की पत्नी मूरा का अवैध संतान बताते हैं। यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य को वो नंदों से संबंधित मानते हैं। और जगह जगह वो, जैसे कि पुराण में एक जगह उल्लेख है कि नंद जो वंश जो है वो अधार्मिक है, वो प्रजा के लिए हितकारी नहीं है, और उन्हें अधार्मिक भी कहा गया है, क्षत्रिय संहारक भी कहा गया है। तो इस प्रकार से जो है पुराण उन्हें निम्न कुल का, यानी चंद्रगुप्त मौर्य को निम्न कुल का सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। वो अपने एग्जाम्पल में ये भी कहना चाहते हैं कि मौर्य मूरा से ही निकला है, लेकिन कहीं भी मूरा से का जो अपभ्रंश है या उसका तद्भव है वो मौर्य होगा, ना कि मौर्य होगा। तो यहाँ इस मत का खंडन हो जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का संबंध नंदों के वंश से था। मुद्रा राक्षस में भी विशाखदत्त जो हैं वो चंद्रगुप्त मौर्य को निम्न कुल में उत्पन्न बताते हैं और नंदों से इसका संबंध जोड़ते हैं। लेकिन यदि नंदों का विनाश करना ही था तो पुनः उसी वंश के किसी शासक को कैसे गद्दी पर बैठाया जा सकता था, जबकि नंदों के शासन से जनता तंग आ चुकी थी। तो विशाखदत्त का जो मुद्रा राक्षस है इसमें भी बहुत सारी कपोल कल्पित बातें हमें देखने को मिलती हैं। तो मुद्रा राक्षस भी यहाँ मतलब उसके प्रमाण को पूरी तरह से सही नहीं माना जा सकता है। कथा सरित सागर और बृहत कथा मंजरी, ये दोनों जो पुस्तकें हैं ये भी चंद्रगुप्त मौर्य को शूद्र जाति का या निम्न कुल में उत्पन्न हुआ बताती हैं और अपने पक्ष में अनेक तर्क देती हैं। चलिए ये तो हो गया कि ब्राह्मण साहित्य, विष्णु पुराण, मुद्रा राक्षस, कथा सरित सागर और बृहत कथा मंजरी, ये सभी चंद्रगुप्त मौर्य को या मौर्यों को निम्न कुल का बताते हैं। अब आते हैं बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य। इन दोनों साहित्यों की अगर बात करें तो ये दोनों साहित्य मौर्यों को क्षत्रिय बताते हैं। दीप वंश हो, महावदान हो, या जो भी जैन ग्रंथ जो है परिशिष्ट पर्वन हो, उसमें सभी में मौर्यों को क्षत्रिय वंश का बताया गया है। और कहा गया है कि शिशुनाग वंश के बाद कौटिल्य जो हैं वो चंद्रगुप्त मौर्य के साथ मिलकर के नंदों का विनाश करेंगे। तो इस तरह से, और जो नंदों का विनाश है उनके निम्न कुल के होने के कारण है। तो इस प्रकार से स्पष्ट हो जाता है कि नंदों का विनाश यदि निम्न कुल का होने के कारण हुआ तो ऐसी स्थिति में चंद्रगुप्त मौर्य जो हैं वो निम्न कुल में नहीं थे। यानी बौद्ध और जैन साहित्य चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुआ बताते हैं। कौटिल्य का अर्थशास्त्र, कौटिल्य ने अपनी पुस्तक में मौर्यों की से जुड़ी हुई सभी प्रकार की जानकारियाँ प्रदान की हैं और साथ ही साथ चंद्रगुप्त मौर्य जो हैं वो कौटिल्य यानी चाणक्य की सहायता से गद्दी पर आसीन हुए। तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र कहीं भी चंद्रगुप्त मौर्य या मौर्यों के कुल या वंश के संबंध में जानकारी उपलब्ध नहीं कराता है, लेकिन यह अनुमान लगाया जाता है कि कौटिल्य चूंकि ब्राह्मण थे तो वो किसी भी प्रकार से, उनका मुख्य उद्देश्य ही नंदों का विनाश करना था। तो ऐसी स्थिति में कौटिल्य के द्वारा नंदों का विनाश करके पुनः किसी निम्न कुल के व्यक्ति को सिंहासन नहीं सौंपा जा सकता था, नहीं सौंप सकते थे वे। तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से चंद्रगुप्त मौर्य जो हैं वो क्षत्रिय थे, तभी कौटिल्य का उन्हें साथ मिला था और कौटिल्य ने उन्हें राज सिंहासन प्रदान करने में, प्राप्त करने में सहायता प्रदान की थी। तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र वैसे तो खुले तौर पर कुछ भी नहीं कहता है, लेकिन यह अनुमान लगाया जाता है कि
जो मौर्य हैं वो क्षत्रिय वंश से संबंधित है या क्षत्रिय वर्ण से संबंधित हैं। उसके बाद विदेशी साक्ष्य, जैसे विदेशी साक्ष्य में प्लिनी है, प्लूटार्क है, डोरियस है, ये सारे जो विदेशी यात्री हैं वो सूचित करते हैं, यानी जो यूनानी जो लेखक हैं वो सिकंदर को सूचित करते हैं कि जनता जो है वो नंद वंश के जितने भी सम्राट हैं या नंद कुल से जो है वो निम्न कुल का होने के कारण घृणा करती है, और ऐसी स्थिति में किसी उच्च कुल के व्यक्ति को सिंहासन देना चाहती है। तो विदेशी साक्ष्य भी इस तरफ इशारा करते हैं या इस तरफ इंगित करते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है उनका जन्म या उनकी कुल जो थी वो उच्च वर्ण से संबंधित थी, वो निम्न कुल से संबंधित नहीं थे। बहुत सारे पुरातत्व संबंधी साक्ष्य मिले हैं जो कि मौर्यों का संबंध मोर पालकों से बताते हैं, जैसे कि सांची स्तूप, अशोक का सांची स्तूप है या नंदनगढ़ का स्तूप है, इसके भीतरी भाग में मयूरों की आकृति या कलाकृति खुदी हुई पाई गई है। तो इससे स्पष्ट होता है कि मौर्य वंश का संबंध कहीं ना कहीं मयूर पालकों से था। तो बहुत सारी विचारधाराएं हैं, हम देख रहे हैं कुछ साक्ष्य इन्हें शूद्र बताते हैं, निम्न कुल में उत्पन्न बताते हैं, तो कुछ साक्ष्य जो है इन्हें क्षत्रिय वंश से संबंधित मानते हैं, कुछ इन्हें मोर पालकों से संबंधित बताते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा इतिहासकार जिस बात पर सहमत हैं वह है कि चंद्रगुप्त मौर्य और उनका जो वंश था वह क्षत्रिय था। ठीक है, ये क्लियर हो गया। और कौटिल्य ने एक क्षत्रिय को राज सिंहासन प्रदान किया था। तो जो इस वंश की प्रारंभिक जानकारी है वो आपको इस वीडियो में मिल चुकी है। अब अगली वीडियो में हम देखेंगे कि किस प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य ने अंतिम नंद शासक धनानंद को पराजित करके या धनानंद को पदच्युत करके मगध का सिंहासन हासिल किया। इसके संबंध में बहुत ही एक रोचक कहानी भी है और इस कहानी को भी हम आगे पढ़ेंगे, अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक आप इन सारी बातों को रिवाइज करते रहिए, पिछली वीडियो को देखते रहिए और इतिहास की ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्राप्त करते रहिए, क्योंकि प्राचीन भारत का इतिहास जानना हमारे लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इसका जो स्वर्णिम युग है, इसका जो स्वर्णिम इतिहास है, जो आज तक दबा छिपा रह गया, जो कुचला रह गया, जो इसके बारे में जानकारियाँ निकल करके बाहर नहीं आ पाई, वह लोगों तक पहुँचना बहुत ज़रूरी है। प्राचीन भारत के जितने भी शासक हुए, एक से एक बढ़ कर के प्रतापी शासक हुए, एक से एक बढ़ कर के वंश हुआ जिसने कि पूरे के पूरे भारत के साथ में विदेशों तक अपना पताका फहराया, अपना झंडा फहराया। तो ऐसे प्राचीन भारत के बारे में, उनके सशक्त शासकों के बारे में, उनके महान शासकों के बारे में जानकारी प्राप्त करना बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए प्राचीन भारत का इतिहास आप बहुत ही ध्यान से पढ़ते रहिए ताकि आप अपने भारत पर, अपने भारतीय इतिहास पर गर्व महसूस कीजिए कि हम उस भारत भूमि पर हम जन्म लिए हैं, हम अवतरित हुए हैं, जिसका दूसरा कोई अन्य मिसाल देखने को नहीं मिलता है। धन्यवाद।